माजिद नाजरीन, मैं अंजुम अलीमाबादी आज आपसे यूट्यूब चैनल इनसे मिलिए में मुखातिब हूँ। मेरे अहबाब नियाज़मंदान और बही खान का ये इसरार है कि मैं अपनी याददाश्त को कलमबंद करूँ और एक किताब लाऊँ। उनकी ख्वाहिश का मैं एहतराम करता हूँ, उनके जज्बे की मैं कदर करता हूँ, लेकिन मेरे साथ दुश्वारी ये है कि मैं उम्र के ऐसे पड़ाव में आ गया हूँ जहाँ याददाश्त का कलमबंद करना और उस पर मबनी किताब का लाना दोनों मेरे लिए दुश्वार है। मैंने इसकी ये सूरत निकाली है कि हर 15 रोज़ में एक अदीब, एक शायर या किसी सहाफ़ी को आपसे मिलवाऊंगा और किसी एक से इंटरव्यू करूंगा। ये मेरा अपना ख्याल है, ये मंसूबा है और मैंने महसूस किया है कि इस तौर मेरी कुछ चीज़ें जमा हो जाएंगी जो आने वाले वक्त में काम आएगी। मेरे सामने एक मुश्किल ये भी आ गई थी कि मैं इसका आगाज़ किस तरह से करूं। कई चेहरे, बहुत सारे चेहरे, कई चेहरे कहिए कि मेरे सामने आ गए, घूम गए। उनमें मेरे बुजुर्ग भी, अहबाब भी, दोस्त भी, सबकी अपनी अपनी खिदमात, सबके अपने अपने मरातिब। फिर मैंने सोचा कि ये बातें तो अपनी जगह दुरुस्त है कि किसको पहले बुलवाया जाए, किसके बारे में पहले कहा जाए। मेरे जहन में एक बात ये आई कि उस्ताद का अपने शागिर्द पर हक पहले पहुंचता है या हक बनता है। इस हवाले से मैं ये बात कहूँगा कि मेरे उस्ताद हज़रत शाकिर कलकतवी सामने आए या उनका चेहरा फिर आंखों के सामने आ गया कि नहीं, बेहतर सूरत यही होगी कि मैं हज़रत शाकिर कलकतवी से इस सिलसिले का आगाज़ करूँ। नाज़रीन, अहबाब, शाकिर कलकतवी की जब गुफ्तगू शुरू होती है तो उसमें एक बात तो ज़रूर आती है कि वो बंगाली नज़ाद मुस्लिम थे। उनके घर में बंगला बोली जाती थी, वो खुद भी घर वालों से बंगला बोलते थे, लेकिन उर्दू के एक बाकमाल शायर किस तरह हो गए, ये बात सबके सामने आती भी है और काबिल तारीफ है भी कि आखिर शाकिर कलकतवी बंगला आदमी होते हुए उर्दू में किस तरह से उन्होंने शायरी की। शाकिर कलकतवी के बारे में जहाँ तक मुझे इल्म हुआ है बहैसियत शागिर्द, तो मुझे इसका इल्म है कि उन्होंने मदरसे की तालीम हासिल की, उसमें उर्दू भी पढ़ी, कुरान नादरा भी पढ़ा और फारसी भी पढ़ी। बंगला ज़बान वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, बोलना जानते नहीं, चूँकि घर का माहौल वही था। शाकिर साहब ने जब शायरी शुरू की तो उस ज़माने में हज़रत वहशत कलकतवी का तोती बोल रहा था, लेकिन उनके हमअसरों में नातिक लखनवी भी थे, आरजू लखनवी भी थे। शाकिर साहब ने हज़रत अकमल और शातिर की शागिर्दी अख्तियार की और जहाँ तक बन पड़ा उनसे इस्लाहें ली और शायरी करते रहे, शेर कहते रहे, गज़ल कहते रहे। लेकिन उनकी तबीयत जब उन लोगों से, उन दोनों उस्तादों से मुतमईन नहीं हो पाई, या ये कहिए कि उन्हें ऐसा लगा कि किसी और का दामन थामना चाहिए, तो वो हज़रत वहशत कलकतवी के पास चले गए और उन्होंने, वहशत ने उन्हें अपना शागिर्द बना लिया, या यूँ भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपने शागिर्दों के हल्के में उन्हें भी शामिल कर लिया। वहशत के शागिर्दों में बेशतर शागिर्द उनके आला तालीम याफ्ता थे। वहशत साहब की उसमें हैसियत क्या होती है, ये शाकिर साहब की उसमें हैसियत क्या हो सकती थी, आप हजरात समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन वहशत का ये बड़ापन है या बड़ापन था कि उन्होंने
शाकिर साहब को भी वही मर्तबा दिया जो वो अपने दूसरे शागिर्दों को दिया करते थे। ऐसा हुआ कि शाकिर साहब ने सन 1937 में अपने शागिर्दों के इसरार पर बज़्म शाकिरी के क़याम की इजाज़त दे दी। ज़ाहिर बात है, किसी शायर के नाम से अगर बज़्म का क़याम अमल में आता है तो यकीनी बात है कि उसके अंदर में कुछ न कुछ उस्तादाना सलाहियत तो ज़रूर होगी, जब ही उनके शागिर्द होते हैं और उनके नाम से बज़्म कायम की जाती है। मेरा ख़्याल है कि शाकिर साहब ने 37 में बज़्म शाकिरी का क़याम अमल में लाया, ये उनके शागिर्दों का ने लाया। शाकिर साहब का इसमें कोई बात नहीं, उन्होंने इजाज़त दी थी कि हाँ आप कायम कर सकते हैं। शाकिर साहब के नाम से जब बज़्म कायम हुई तो उस वक्त बज़्म का कोई अपना दफ्तर नहीं था, और दफ्तर होने का सवाल इसलिए भी पैदा नहीं होता था कि शाकिर साहब एक गरीब आदमी, उनके शागिर्दान भी ऐसे नहीं कि वो दफ्तर का इंतज़ाम कर देते। चलिए, अब किसी के घर में दफ्तर था और इस्लाह देने का मामला था तो इस्लाह वो दिया करते थे। उसी दौरान में शाकिर साहब के एक शागिर्द शमसुद्दीन अहमद आज़िम, जिनका मकान या बिल्डिंग की शक्ल में 3 मंजिला बिल्डिंग की शक्ल में आज भी लोहा पुल के नज़दीक या लोहा पुल के नज़दीक बिल्डिंग है, उसी में शमसुद्दीन अहमद आज़िम ने अपने उस्ताद की कदरदानी के तौर पर या उनका ख्याल करते हुए एक छोटा सा कमरा इनायत कर दिया। ये कहकर के नहीं कि चलिए ये गिफ्ट कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, उन्होंने कमरा दे दिया कि उस्ताद आप इसी में बैठकर अदब की खिदमत करते रहें। शमसुद्दीन अहमद आज़िम ने उस ज़माने में खिदमत अदब का जज्बा उन्होंने पेश किया, इसलिए कि उन्होंने कमरा जब दिया तो इसके माने उसके में ये बात पोशीदा थी कि हमारे उस्ताद मोहतरम शाकिर कलकतवी इसमें बैठकर बआसानी आराम से फरागत से अदब का खिदमत करते रहे, शागिर्दों को कलाम पर इस्लाह देते रहे। बज़्म शाकिरी का क़याम हुआ 37 में, और आज भी वो बज़्म शाकिरी कायम है, जिसके निगरान, जिसके सेक्रेटरी मुस्तफ़ा अकबर हैं। ये उनके शागिर्द के शागिर्द, शाकिर साहब के शागिर्द है मुस्तफ़ा अकबर। ये एक बात हो गई। वहशत का ताल्लुक़ जब शाकिर से ज़्यादा गहरा हुआ तो उस ज़माने में वहशत ने शाकिर को अहमियत देनी भी शुरू की, और शाकिर के ये कि शाकिर की शोहरत के पीछे जो वाक़या है या जो चीज़ कारफरमा है या जो लहर कारफरमा है, उसके बारे में मैं ये जानता हूँ, जहाँ तक मैंने सुना है अपने उस्ताद भाइयों से जो मुझसे सीनियर थे, उन्होंने बताया था कि कलकत्ते में रमज़ान के मौका पर रमज़ानी कसायद के मुकाबले का अहतमाम हुआ करता था। तो इससे सूरत भी शाकिर साहब के पास बहुत से लड़के, वो लड़के जो खुशगुलो होते थे और जो कसीदा खानी की महफिलों में कसीदा पढ़ने का शौक़ और ज़ौक़ रखते थे, वो शाकिर साहब के पास आते रहे, और शाकिर साहब ने कसीदा कह करके उन्होंने देना शुरू किया, और वो गए तो इनामात मिले, कहीं कुछ, किसी को ज़्यादा किसी को कम, लेकिन एक दो नहीं, कितने कसीदा खां शाकिर साहब का कलाम लेकर कसीदा पढ़ते थे और इनाम हासिल करते थे। तो मैं ये समझता हूँ, और मेरे कानों में जहाँ तक जो बात आई है कसीदा खाने की महफिल के ताल्लुक़ से, कि यही चीज़ शाकिर साहब की गज़ल से पहले उनके कसायद पहुँचे दूर दूर तक। टालीगंज, मुज़ाफ़ात में काकी नारा, जगत दल, श्याम मलिकपुर और तमाम लोगों में, सेंट्रल कलर में राजा बाज़ार, पाक सर्कस, मेहंदी बगान, ये तमाम इलाके में उनके कसायद पढ़े जाने लगे, और शाकिर साहब की बड़ी शोहरत हो गई। लोगों को ये हो गया कि शाकिर साहब से अगर रमज़ानी कसायद लिखवाए जाएंगे तो उनके लिखे हुए कसायद और ज़्यादा इनाम के हकदार होंगे। और मैंने देखा भी कि बहुत ज़्यादा इनाम मिला करते थे वो। ये एक बात हुई कि शाकिर साहब की शोहरत जो है इस हवाले से भी दूर दूर पहुँची।
لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ وحشت نے شاکر صاحب کو بزم شاکری کی جب اجازت دی تو وحشت صاحب بزم شاکری میں آیا کرتے تھے، وہ اس کی نشستوں میں شریک ہوتے تھے، اور شریک ہونے کے بعد اس کا ایک اثر پڑتا تھا کہ جب بزم شاکری میں حضرت وحشت شریک ہوتے ہیں تو بزم شاکری میں ضرور کوئی ایسی بات ہے جس میں اتنے بڑے شاعر شریک ہوتے ہیں اور وہ ستائش کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ شاکر صاحب کے ہاں تھی، جو انہوں نے شہرت بھی پائی اور ادب کی خدمت بھی کی۔ بزم شاکری جب قائم ہو گئی تو اس میں شاکر صاحب کا سلسلہ روزگار جو ہے وہ کوئی مخصوص یا مستحکم تو وہ روزگار تھا بھی نہیں۔ انہوں نے کسی کی مدد سے، اپنے شاگردوں کی مدد سے، اس میں نصرت صاحب تھے اور ہمارے شمس الدین احمد عاظم تھے اور بھی لوگ تھے، ان کی مدد سے انہوں نے ہینڈ پریس قائم کیا تھا، اور اس میں مکاتب وحشت اور شمس کے نام سے، شمس تھے وحشت صاحب کے استاد تھے، ان کے نام سے ایک ہفتہ وار یا کچھ رسالہ بھی نکالا۔ تو یہ سب خدمات ان کی ہوتی رہی، اور اسی طرح سے وہ گاڑی ان کی چل رہی تھی۔ وحشت صاحب 50 میں چلے گئے، سن 50 میں جب ہنگامہ ہوا اور مسلمانوں میں ہجرت کا ایک رجحان پیدا ہو گیا، تو اس میں اچھے باشعور بھی چلے گئے، شاعر گئے، ادیب گئے، صحافی گئے، معلم گئے، ٹیچر گئے، پروفیسر گئے۔ اس زمانے میں جس کا جو سمجھ میں جو بات آئی، جس کے سمجھ میں جو بات آئی انہوں نے کی، اور وہ یہاں سے منتقل ہو کر کے چلے گئے ڈھاکے۔ وحشت بھی ڈھاکے چلے گئے، اور ان کے سب سے ماہر فن شاگرد جن کو انہوں نے کہا وحشت صاحب نے، آسی بنارسی، ان کے نام سے بھی بزم قائم تھی، وہ بھی ہجرت کر کے ڈھاکہ چلے گئے۔ وہاں دونوں رہنے لگے، اور کلکتے کی ادبی دنیا، خصوصاً شعری دنیا جو ہے کچھ وہ مانگ پڑ گئی، سناٹا اس میں چھا گیا۔ لیکن قدرت کا نظام ہے کہ یہ ہمیشہ تو یہ چیز قائم رہتی نہیں ہے، آہستہ آہستہ کر کے سب کے نارمل ہوا۔ تو خط و کتابت کا سلسلہ جاری تھا وحشت میں، اور یہ شاکر میں عباس علی خان بیرکوٹ کو خط لکھتے تھے، پروفیسر فخر الدین اسد کو خط لکھتے تھے۔ تو وحشت صاحب نے یہ کام یہ کیا تھا کہ ڈھاکہ میں رہنے کے باوجود وہ کبھی اپنے شاگردوں سے غافل نہیں ہوئے تھے، بلکہ تمام شاگردوں کی خیر و عافیت کو معلوم کرتے رہتے تھے، اور خط و کتابت وہ کرتے رہتے تھے۔ شاکر صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ بزم شاکری جب قائم ہوئی تھی تو 37 میں قائم ہوئی تھی، اور سن 50 کا ہنگامہ ہوا تھا۔ 37 سے 50 تک پہنچتے کئی سال ہو گئے، تو بہت سے شاگرد شاکر صاحب کے تھے، وہ بھی پاکستان چلے گئے تھے، ڈھاکہ چلے گئے تھے۔ وہاں بزم شاکری قائم ہوئی۔ بزم شاکری قائم کرنے والے تھے یاسین فرد، کپڑے کے کاروباری تھے وہ، ان کی دکان تھی کپڑے کی، اور یہاں نارکور لانگا میں رہتے تھے، راجہ بازار کے علاقے میں۔ 50 میں چلے گئے، وہاں انہوں نے بزم شاکری قائم کی، اور شاکر صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ یاسین فرد نے جب بزم شاکری قائم کرنا چاہی تو انہوں نے مجھ سے اجازت طلب کی تھی کہ آپ اگر کہیں گے تو میں ڈھاکے میں بزم شاکری کا قیام عمل میں لاؤں گا، اور اگر نہیں کہوں گا تو پھر لانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شاکر صاحب نے بخوشی اجازت دے دی کہ ہاں آپ بزم شاکری کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں۔ اس سے ہوا یہ کہ جو لوگ یہاں سے گئے تھے، کلکتے سے گئے، کلکتے کے اطراف سے گئے یا بہار سے گئے، ان لوگوں نے شاکر صاحب کو وہاں سنا، ان کی تعریفیں سنی شاگردوں سے، اور بزم شاکری تو اس زمانے میں تو کوئی اور بزم وہاں تھی ہی نہیں سوائے بزم شاکری کے۔ تو شاعروں کا، ادیبوں کا جھکاؤ جو ہے وہ زیادہ تر بزم شاکری کی جانب ہو گیا، اور شاکر صاحب کو بھی وہاں بلایا جانے لگا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ شاکر صاحب تو مفلوکات آدمی تھے، ان کے پاس اتنے کہاں پیسے تھے کہ وہ پلین میں سفر کرتے، لیکن ان کے شاگرد یاسین فرد پلین کا ٹکٹ بھیجتے تھے شاکر صاحب کو، اور وہ مخصوص مشاعرے کی صدارت کرنے کے لیے ان کو بلایا کرتے تھے، اور یا تو پھر مہمان خصوصی۔ اور میں نے وہ اخبار پڑھا ہے، شاکر صاحب نے ہم کو اخبار دیا تھا پڑھنے کے لیے،
वहाँ का कोई अखबार था, मॉर्निंग न्यूज़ था या ऑब्जर्वर क्या अखबार था उन्होंने, तो मैंने उसमें पढ़ा कि जब शाकिर साहब वहाँ पहुँचते थे तो अखबार वाले ये उनकी पूरी मसरूफियत शाया करते थे कि शाकिर साहब कब तक रहेंगे, कहाँ ठहरे हुए हैं, कहाँ रहेंगे और कब तक रहेंगे, और उनकी मसरूफियात कहाँ कहाँ होगी, वो शाया हो, वो मसरूफियात के साथ वो अखबार में होती रहती थी। तो मैं तो बहुत ताज्जुब में पड़ गया कि अरे एक आदमी यहाँ से जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, इतनी आवभगत होती है। एक बार शाकिर साहब ने मुझसे कहा भी था कि अंजुम साहब, शाकिर साहब को देखना हो या अपने उस्ताद को देखना तो ढाका जाइए। ठीक है, कहीं यहाँ ज़्यादा मगर ही नहीं हुई तो वहाँ गए। उसके बाद वहशत 56 में उनका इंतकाल हो गया, अल्लामा रज़वी वहशत का। शाकिर कलकत्वी के उस्ताद अल्लामा रज़वी वहशत का 56 में इंतकाल हो गया। ज़ाहिर बात है कि इंतकाल होने के बाद पुराने ज़माने से एक बात चली आ रही थी कि जो नामवर उस्ताद होते थे या जो उस्ताद होते थे, उनके शागिर्दों में ये बहस छिड़ जाती थी या ये बातें गश्त करती थी कि अब उनके बाद कौन, उनके बाद कौन के मानी है कि उनका जानशीं कौन होगा। शाकिर कलकत्वी और आसिफ बनारसी दोनों को सामने रखते हुए वहशत के शागिर्दों ने ये बहस छेड़ दी कि शाकिर साहब का जानशीं कौन होगा। तो बहुत सारी बातें आई, मुरासलात हुए, एक आध मुरासला मैंने भी पढ़ा था हैं। ये उस वक्त मैं शायरी वाली तो करता नहीं था जबकि बात है ये। तो उसमें हुआ ये कि कई लोगों ने तो हिस्सा लिया मुरासलाबाजी में और ये बहस मुबासा में कि कुछ लोगों का झुकाव था कि आसिफ बनारसी शाकिर साहब से सीनियर है और वो ज़्यादा मुस्तहक है कि वो शाकिर वहशत के शागिर्द, वहशत की जानशीनी उनको मिले। लेकिन बात आई गई हो गई बहस मुबासा के बाद। ढाके में वहशत कलकत्वी ने शाकिर कलकत्वी के बारे में एक मुशायरे में एक शेर पढ़ा था। वो शेर था, नहीं है शेर में वहशत का हम नवा कोई, नहीं है शेर में वहशत का हम नवा कोई, बस एक शाकिरे खुश फिक्र है खुदा रखे। ये शेर जो है उस जानिब इशारा करता है कि वहशत ने एक तरह से अपनी जानशीनी का ऐलान अपनी ज़िंदगी में कर दिया था और उस महफिल में शाकिर साहब भी मौजूद थे। ये शाकिर साहब का एक ये था, मर्तबा था, ये जो कह लीजिए। तो वहशत साहब उस्ताद, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जब उस्ताद ने फैसला कर ही दिया है तो इसमें बहस मुबासा बेकार है। वो इसके बाद शाकिर साहब जो है वो वहशत के जानशीं हो गए। हज़रात ऐसा है कि मैं अगर मेरी बात अगर पूछे तो मैं इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देता, लेकिन अहमियत इस बात की है कि शाकिर साहब के यहाँ जो उस्तादाना कमाल था, उनके अंदर जो कमालात थे, उनके अंदर जो खूबियाँ थी उस्तादाना, ये बहुत बड़ी बात थी। ये मैं किसी और उस्ताद के पास ये खूबियाँ मैं नहीं देखता हूँ या उनमें नहीं देखता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं जब उनका इंतकाल हुआ तो कुछ शायद उनके शागिर्दों में इधर उधर कुछ लोग चले गए, तो उन लोगों ने भी बताया कि भाई शाकिर साहब तो एक नज़र में देख करके वो इस्लाह देते थे। एक वाक़या मैं बता रहा हूँ कि मैं नात नहीं कहता था, आज भी मैं नहीं कहता हूँ। कभी कभी कोई नात मैंने कह ली है और वो भी मुशायरा में पढ़ने के लिए। शाकिर साहब को इसका इल्म था कि अंजुम साहब नात नहीं पढ़ते हैं। तो उन्होंने एक रोज़ मुझसे कहा कि देखिए मदरसा अजमतिया में जो सालाना मुशायरा होता है उसमें मैं कई बार मैंने सदारत भी की है और इस बार भी दावत आई है सदारत करने की। तो ऐसा कीजिए कि आप नात कहिए और इस मुशायरे में आप ज़रूर जाइए। मैं थोड़ा परेशान हुआ कि मगर सोचा कि नहीं, उस्ताद का हुक्म है, उस्ताद की ख्वाहिश, उस्ताद का हुक्म, तो मुझे किसी और नात कहनी है और मैं नात ज़रूर कहूँगा। मैंने नात कह ली, गया तो उनको तनफ़ुस का अर्जा था। दहलीज में लेटे हुए थे और उनके कमरे में एक फुरकार की तरह आवाज़ आ रही थी, भोंक भोंक करके आवाज़ आ रही थी उनकी सांस की तकलीफ की वजह से। तो मैं बैठ गया। जब कुछ उनको थोड़ा सा हल्का सा आराम जब महसूस हुआ तो वो तकिया लगाए हुए तकिया में टेक लगाए हुए उन्होंने कहा कि अंजुम साहब
आपने नात कही है भाई? तो मैंने कहा कि हुजूर नात तो कही है। उस ज़माने में हम लोग अपने उस्ताद को सर नहीं कहते थे, हुजूर बोलने का चलन था। हम कहा हुजूर नात तो कही है मैंने, लेकिन आपकी तबीयत तो अजीब है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। बोले नहीं नहीं, आपने नात कही है तो मुझे सुनाइए, मुझे सुनाइए, मैं सुन लूँगा और जो मुझे बताना होगा बता दूँगा। तो मैंने पढ़ना शुरू किया और वो सुनते रहे, कान पर हाथ धर के सुनते रहे, थोड़ा गिरा गोश भी थे वो, सुनते रहे। सुनने के बाद जब मैंने नात पढ़ ली तो वो थोड़ी देर खामोश रहे। उसके बाद कहा कि देखिए फला शेर में ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। 2-3 शेर को उन्होंने लफ्ज़ों की तब्दीली की, लफ्ज़ को तब्दील करवाया कि उसको यूँ कर लीजिए और आगे पीछे, लफ्ज़ों की तब्दील आगे, इसको आगे कर लिए, इसको पीछे कर लिए, और ठीक है चलिए जाके पढ़िएगा, कोई बात नहीं है। और उन्होंने अपने सिरहाने से एक पर्ची निकाली, कहा कि देखिए इसमें मेरे चंद अशार है, पूरी नात तो नहीं है, चंद अशार है, इसे आप ही को पढ़ना है। एक जिम्मेदारी भी हो गई मेरे साथ। तो मैं चला गया, मैंने वो पढ़ा। तो ये अजीज़ गिरामी और मेरे बुजुर्ग और अहबाब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शाकिर साहब में क्या खूबी थी कि न उन्होंने पर्ची दी मुझे, न कलम संभाला, सिर्फ वो मेरी नात को सुनकर और उन्होंने ये लफ्ज़ इधर कीजिए, ये लफ्ज़ इधर कीजिए, और आगे और पीछे करके उन्होंने कहा कि नाम ठीक है। ये खूबी किसी और उस्ताद में नहीं होती थी। मैं ताजुब में पड़ गया कि या अल्लाह क्या। और इत्तफाक देखिए कि वो ज़माना और आज का ज़माना कितने साल हो गए, कितना ज़माना बीत गया। मैं वो अशार जो उन्होंने देखे थे, मेरे अशार 5 शेर थे नात के, वो आज तक मेरे हाफ़ज़े में महफूज है और मैं जब चाहूँ उसे पेश कर सकता हूँ। ये शाकिर साहब का उस्तादाना कमाल था। सन 1959 में उनका शेरी मजमुआ आया। चाहते तो वो दीवान भी ला सकते थे, और उन्होंने दीवान की तरकीब जो होती है, दीवान के लिए जो ये मंजूम है या लाजिम है कि हुरूफ तहज्जी के एतबार से गज़लें कही जाती हैं, उसका उन्होंने एहतमाम भी किया। लेकिन मैं नहीं समझ सका आज तक कि आखिर हज़रत शाकिर कलकत्मी ने क्या सोचा कि उन्होंने दीवान नहीं लिखा बल्कि शेरी मजमुआ लिखा, और नाम था परीखाना उल्फत। ये परीखाना उल्फत जिसने भी उनका मजमुआ पढ़ा, कलकत्ते से बाहर तक के बहुतों लोगों ने उन्होंने इमदाद दी, और उन्होंने ये कहा कि हाँ वहशत ने के शागिर्दों में शाकिर साहब बाकमाल शागिर्द है। तो उनके यहाँ मैंने जो खूबी देखी, शेर तो अच्छा कहते थे और कभी वो ज़्यादा शेर नहीं कहते थे, बस वो 5 शेर 6 शेर, कभी कभी 4 शेर कहते थे। वो भर्ती का शेर कहते वो कायल नहीं थे। भर्ती का शेर मैं क्यों कहूँगा, जो मेरे मिजाज का शेर होगा मैं उसे रखूँगा। वो कहते थे कि जो मेरे मिजाज का शेर होगा मैं उसे कहूँगा, भर्ती का शेर मैं रखूँगा। तो ऐसा होता था कि वो कभी कभी मुशारे में, उनकी सदारत में मुशारा है, और 4 शेर उन्होंने पढ़ करके ख़त्म कर दिया। एक बार का वाक़या है कि फिल्मी गीतकार और गज़ल के अच्छे शायर शकील बदायूनी कलकत्ते आए थे, उनकी सदारत में एक मुशायरा था। वो गए और उन्होंने तभी मुशायरे पर गज़ल कही, शाकिर साहब ने गए। लेकिन इससे पहले 61-62 में टैगोर जयंती मनाई गई थी कलकत्ते में। कलकत्ते में मनाते हैं, पूरे बंगाल में मनाई जाती है और बाहर भी मनाई जाती है तो जयंती। तो DYFI जो कम्युनिस्ट पार्टी की तंजीम है, दिल्ली तंजीम है, उसकी जानिब से पाक सर्कस मैदान में एक मुशायरा हुआ था। शाकिर साहब उसमें नहीं गए, हालांकि उस मुशायरे की दावत देने के लिए सैयद सज्जाद ज़हीर और सादिक लखनवी दोनों पहुँचे थे दफ्तर बज़्म शाकिरी में। लेकिन शाकिर साहब उसमें गए नहीं और उन्होंने अपने एक शागिर्द नाज़िम सुल्तानपुरी को भेज दिया रुका लिखकर कि मैं अपनी जगह पर नाज़िम सुल्तानी को भेज रहा हूँ, इन्हें पढ़वा दीजिएगा। क्या नाज़िम सुल्तान ने पढ़ा। तो मैंने एक रोज़ पूछा था कि मौलाना हम लोग उनके जितने शागिर्द थे मौलाना कहते थे कि मौलाना
आप इतना बड़ा मुशायरा था, ऑल इंडिया मुशायरा, उसमें साहिर लुधियानवी आए, फलां है सुन, और वो आप उसमें नहीं गए और इसमें जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि भाई इसमें जाने की बात ये है कि उसमें नहीं गया जिसमें साहिर आए थे और जो तरक्की पसंद आए थे, वहाँ तरक्की पसंदों का तो मजमा था, तो मैं इसमें क्या करना चाहता, मैं तो भाई गज़ल का शायर हूँ, तगज़ुल का शायर हूँ, वहशत का मैं शागिर्द हूँ, तो मैं उन लोगों के महफिल में क्यों जा सकती हूँ, मुशायरे में जाता। हाँ, यहाँ मैं इसलिए जा रहा हूँ कि शकील बदायूनी सिर्फ फिल्मी गीतकार नहीं है, फिल्मी नगमा निगार नहीं है, बल्कि शकील बदायूनी के अंदर में खूबी ये है कि वो गज़ल आशना शायर है, वो खुद भी गज़ल के बड़े अच्छे शायर हैं। मैं जो गज़ल कहूँगा, मैं जो गज़ल पढ़ूँगा, उसकी सताइश, उसकी दाद, उसकी हौसला अफजाई, उसकी पजराई वो करेंगे तो शकील बदायूनी करेंगे, और भी दूसरे लोग हैं। मैं इसीलिए तरक्की पसंदों के मुशायरों में नहीं गया। ये अजीब बात, उनका फ़लसफ़ा का क्या तबादला है। ये ज़िंदगी भर उन्होंने वो गज़ल कही और गज़ल के रंग में गज़ल कही, कभी उन्होंने तरक्की पसंद शायरी की तरफ घूम कभी नहीं देखा। वो कहते थे कि भाई उनका जो मामला वो करेंगे, मैं क्यों करूँ, मैं जिस राह पर चल रहा हूँ, मेरी राह है वहशत की शायरी। जब सामने में मेरे वहशत की शायरी है ना, मैं वहशत की शायरी को देखता हूँ। ये उनका वो साथ से भी एक लगाव था, और साथ को इस तरह से वो खराजा किलत पेश करता था। और वहशत ने जो रिवायत कायम की थी शायरी की गज़ल में, गज़ल की शायरी की रिवायत की थी, उस रिवायत को शाकिर ने आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। और ये इस तरह से भी उनकी रिवायत आगे बढ़ी कि उन्होंने बज़्म शाकिरी को कायम रखा अपने ज़िंदगी तक। 68 में उनका इंतकाल हो गया, अपनी ज़िंदगी तक। और उनके बाद उनके शागिर्दान जो थे, उसने भी बज़्म शाकिरी को कायम रखा, और आज भी बज़्म शाकिरी कायम है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि शाकिर साहब के सैकड़ों शागिर्द, बड़े बड़े इनके भी शागिर्द, और मामूली शागिर्द में मामूली से मेरे मिला ये है कि बेचारे मखलूक हाल भी शागिर्द हैं, रोज़गार करने वाले भी हैं, ऑफिस में काम करने वाले भी हैं। तो उनके शागिर्दों में सब की ज़्यादा तादाद थी, वो समझ लीजिए कि वो कम पढ़े लिखों की तादाद थी, और गैर साहब दवल शायरों की तादाद थी। तो इनकी जो बज़्म है, इसका शोहरा दूर दूर तक पहुंचा। बताइए कि बज़्म शाकिरी यहाँ कायम है कलकत्ते में, उसके बाद ढाका में कायम हुई। और उनके एक शागिर्द थे बारिकपुर के रहने वाले, कलकत्ते की मुज़ाफ़ात में बारिकपुर एक इलाका है, वहाँ के एक शागिर्द थे शौक बारिकपुरी, शौक शाकिरी बारिकपुरी। उन्होंने चारगाम के इलाके में एक रऊफ़ाबाद कॉलोनी है, जैसा कि शाकिर साहब ने को बताया था, वहाँ उन्होंने बज़्म कायम की थी। और उस बज़्म में वो शाकिर साहिबी की तरह इस्लाह दिया करते थे। इसकी बात इस तरह से भी उन्होंने बताया कि मैंने पूछा था एक बार कि मौलाना आपके बाद कौन, यानी आप अगर नहीं रहेंगे तो आपकी जगह पर या आपकी तरह कौन होंगे जो आपके शागिर्दों को संभाल सकेंगे। उन्होंने कहा कोई नहीं। देखिए, मेरे चंद शायर ऐसे हैं, चंद शागिर्द ऐसे हैं जो मेरे बाद जो मुझे बगैर दिखाए हुए अपना कलाम पेश कर सकते हैं, और करते भी थे। मैं ये कह रहा था कि शाकिर साहब से मैंने पूछा कि हुजूर आपके बाद कौन। उन्होंने कहा कि कोई नहीं। हाँ, मेरे शागिर्द कुछ ऐसे हैं जो बगैर मेरे दिखाए हुए पढ़ सकते हैं, उनमें कई का नाम भी बताया। और फिर उन्होंने खुद ही कहा कि शौक शाकिरी बारिकपुरी जो चारगाम में है और वहाँ बज़्म शाकिरी संभाल रहे हैं, उन्होंने मुझसे इजाज़त ली थी कि हुजूर आप अगर कहें तो मैं अपने शागिर्दों के कलाम पर इस्लाह दूँ या शागिर्द बनाऊँ। मैंने उन्हें इजाज़त दी थी, और आज वो मेरी तरह काम कर रहे हैं, जो मैं काम करता हूँ इस्लाह का। शौक शाकिरी बारिकपुरी भी वही कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं चूँकि उनका शागिर्द बहुत दिनों तक तो नहीं रहा, 3 साल रहा। 3 साल के अंदर मैंने जब देखा कि उनके बहुत से शागिर्द में इतना कमाल था कि शाकिर साहब उस पर नाज करते थे। एक वाक़या मैं बता रहा हूँ कि फिर बदी मुशायरा का रिवाज पहले था, यानी
फ़ौरन एक मिसरा दिया गया और उसके आधा घंटे में या पौन घंटे में एक वक्त मुकर्ररा वक्त पर आपको गज़ल कह करके आ जाना है और उसको गज़ल को पेश करना है। तो उसमें कलकत्ते के जो उस वक्त मंजरनामे में, अदबी मंजरनामे में या शेरी मंजरनामे में जो लोग थे, उनमें सबको दावत दी गई थी। बज़्म शाकरी से भी एक साहब को दावत दी गई बज़्म शाकरी से, और वो गए। मौलाना ने कहा, यानी मेरे उस्ताद ने कहा कि हाँ जाइए। तो ये वाक़या मेरे सामने का है। वो गए और उन्होंने जो गज़ल वहाँ पेश की, वो गज़ल जो जितनी भी गज़लें लोगों ने कही थी, किसी ने 5 शेर, किसी ने 4 शेर, किसी ने 7 शेर, सब में बेहतर वो साहब हुए थे। यानी बद्र सिद्दीकी, उनका कलमी नाम था बद्र सिद्दीकी। वो खुद एक उस्ताद थे, लेकिन वो उस्ताद के ज़रिए इस्लाम भी थे, दोनों बात है। तो ये बल्कि उन्होंने एक शेर छोड़ दिया था, तो शाकिर साहब ने पूछा कि भाई ये शेर आपने क्यों नहीं पढ़ा? तो उन्होंने कहा कि मौलाना ऐसा है कि कुछ मैं कंफ्यूज हो गया था। बोला ये सबसे अच्छा शेर तो यही था आपका, आपने पढ़ा नहीं। बहरहाल ये शाकिर साहब में एक कमाल था। और उसके बाद भी शाकिर साहब के बाद कई उस्ताद भी हुए उनके शागिर्दों में। ये उनका एक मामला था। शाकिर साहब के अंदर में मैंने देखा कि बड़ी खूबियाँ थी। उनके पास कोई तालीमी सनद नहीं, मदरसे की पढ़े हुए आदमी, मदरसे की बात। हमारे उस्ताद भाई में यानी शाकिर साहब के शागिर्दों में एक प्रोफेसर गुजरे हैं, समीउल्लाह असद। समीउल्लाह असद वो नसरे भी लिखते थे, प्रोफेसर थे, अरबी के प्रोफेसर थे, शायरी भी करते थे। तो मैंने देखा कि उनकी शायरी पर तो इस्लाम वो देते ही थे, जो मजमून वो लिखते थे समीउल्लाह असद, वो मजमून भी अपने उस्ताद शाकिर कलकत्वी को दिखाते थे, और शाकिर कलकत्वी उन पर भी इस्लाह देते थे, मजमून पर भी। और वो मजमून उनका शाये होता था किसी न किसी रिसाले में। उस ज़माने में गया से बिहार के शहर गया से एक रिसाला निकलता था, सुहेल गया से मशहूर था वो। तो उस ज़माने में उनका एक मजमून शाया हुआ था, तो उस मजमून का बज़्म शाकरी में चर्चा हुआ। लेकिन चूँकि मैं अपने उस्ताद भाइयों में बहुत जूनियर था, इसलिए मैं ज़्यादा गुफ्तगू में हिस्सा लेता नहीं था। तो वो समीउल्लाह असद के मजमून पर भी इस्नाद देते थे। और ये ताजुब की बात यह है कि हमारे उस्ताद भाई में एक पीर साहब थे, शाह अजीज चिश्ती। वो उर्दू में भी शायरी करते थे और फ़ारसी में भी शायरी करते थे। और कमाल की बात यह है कि हज़रत शाकिर कलकत्वी उर्दू गज़ल की भी इस्लाह फरमाते थे और फ़ारसी में कहीं भी गज़ल की फरमाते थे। उनके हवाले से या उनके बारे में एक वाक़या में बताओ, दिलचस्प भी है और ये साबित भी ये बात करती है कि शाकिर साहब में इस्लाह देने की कितनी खूबी थी या कितनी तेज़ वो इस्लाह दिया करते थे। होता ये था कि बज़्म शाकरी में कभी कभी तरही मुशायरा होता था। तो तरही मुशायरा में तो पाबंदी होती कि भाई तरह पर गज़ल कर पढ़नी पड़ेगी आपको, और गैर तरही मुशायरा में ये सहूलत है कि आपकी कही हुई गज़ल है, जिस चाहिए गज़लों को जिसमें आप इंतखाब कर लीजिए वो पढ़िए या और कुछ पढ़िए। तो शाह अजीज चिश्ती का मामला ये था कि कभी वो गज़ल वक्त से पहले लेकर नहीं आते थे इस्लाह के लिए। बाकी और हम लोग जैसे शायद रहे, एक रोज़ पहले, 2 रोज़ पहले या 2 घंटा पहले आकर के हमसे इस्लाह करवा लेते थे, पढ़ते थे पढ़ने के लिए। लेकिन वो कभी पहले नहीं आते थे और ना इस्लाह करवाते थे। वो करते क्या कि अब सब मेहमान आ गए बज़्म शाकरी में, अब ये मुशायरा शुरू होने वाला है। वो बाहर खड़े रहते और शाकिर साहब उनका इंतज़ार करते, देखते रहते। शाह जिससे इशारा से सलाम करते तो शाकिर साहब समझ जाते कि गज़ल उनकी हो गई है। वो जाते और 10-15 मिनट में वापस आ जाते। वो शाकिर साहब इस्लाह दे देते वो। तो मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि हो सकता है कि उनके कलाम में ज़्यादा कुछ करने का होगा भी नहीं, एक नज़र दिखा लेना चाहते हो। ये शाकिर साहब में ये खूबी थी इस्लाह की। और मैं तो कहूँगा कि उनकी तरह इस्लाह देने वाला भाई कलकत्ते में तो मैंने किसी को नहीं देखा। उस्ताद थे, बहुत सारे उस्ताद थे यहाँ, वो भी देखते थे, लेकिन इतनी तेज़ी से के साथ इस्लाह देना और ऐसी नज़र कि उनकी नज़र पहुँच गई कि यहाँ क्या तब्दील करना होगा, क्या खामी, क्या कोताही हो गई है, ये एक बात होती थी। तो शाकिर साहब इस एतबार से भी बाकमाल थे।
शायरी में उनका मामला ये था कि कसीदा में, रमज़ान के कसीदे में उन्होंने बिल्कुल गज़ल की तरह उन्होंने एक बरता था उसको, जैसे कोई आशिक अपनी महबूब के हिजर में या उनके रुखसती में जिसका एहसास होता है कर्ब और ये और सब, वो उसको उस तरह से वो गज़ल में शार करते थे। और एक रविश चल पड़ी थी कि रमज़ानी कसीदा, एक तो कसीदा आमद का होता था जब रमज़ान आया उसके लिए कसीदा हो, और दूसरा रंग जो होता था उसमें होता था कि रुखसती के वक्त, माह सयाम के रुखसती के वक्त कसीदा होता था। तो उसमें कुछ शराइत ऐसी थी जिसमें एक शर्त ये भी थी कि उस कसीदे में हज़रत अली के ताल्लुक़ से कसीदा एक शेर होना चाहिए और रमज़ान की रुखसती पर कसीदा होना चाहिए। तो ये एक अलग मामला था। तो कसीदे के मामले में उनका नाम बहुत रोशन हुआ और बहुत से शायर उनके जो थे शागिर्द वो थे जो उनका कसीदा पढ़ते पढ़ते उनमें शायरी का ज़ौक़ या शौक़ या समाया तो वो शायरी करने लगे और मौलाना यानी शाकिर कलकत्ती से सिलाने लगे। और ये रमज़ानी कसीदा का मामला ही था जो मुज़ाफ़ात में बहुत से उनके शागिर्द हुए। उनमें हसनुर रमज़ान और अरमान साहब नगरी के बारे में यही मालूम हुआ है कि शाकिर साहब की शोहरत जो पहुँची तो कसीदे के ताल्लुक़ से पहुँची वहाँ। और हसनुर रमज़ान के बारे में शाकिर साहब कहते थे कि मेरे एक शागिर्द हैं मुज़ाफ़ात में हसनुर रमज़ान जो पढ़े लिखे शायर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन मेरे ज़माने में वो तकरीबन वो किरारा शायरी से बहुत कम करते थे, वो आना जाना उनका नहीं था, तो वो सबको याद भी रखते थे। और रमज़ानी कसीदा का मामला ये था कि जब तक वो ज़िंदा रहे लोग उनसे कसीदा लिखवाते थे और कसीदा लिखने के बाद नजराने के तौर पर जो कसीदा ले जाते थे उन्हें अता कर देते थे, अदा करते थे या नज़र कर देते थे। इससे उनकी कुछ माशी फरागत हासिल हो जाती थी। ये शाकिर साहब के कसीदा का कमाल था। गज़ल का मामला ये था कि वो वहशत कलकत्वी ने लिखा था कई बार अपने ख़त में कि आपने गज़ल में जो मश्क बहा पहुँचाई है ये सबके बस की बात नहीं। इस तरह से कुछ तारीफ़ें लिखते थे और दूसरे शायर को भी लिखते थे वहशत साहब। तो बज़्म शाकिरी कायम हो गई। बज़्म शाकिरी के बहुत सारे मेंबरान कलकत्ता और बिहार और पटना और कहाँ के लोग, फिर ढाका के लोग, वो लोग सलाह लेते थे। कुछ तो बाई पोस्ट से सलाह से लेते थे, पोस्टल से सलाह लेते थे और कुछ आके सलाह से लेते थे। तो ये सब चीज़ें उनमें थी। तो शाकिर साहब की जो गज़लें होती थी वो वहशत के रंग में डूबी हुई गज़लें होती थी। वहशत ने ततब्बो किया या गालिब का, और मैंने जो जहाँ तक समझा है, मेरी जहाँ तक समझ है, सूझ है, बूझ है, या जहाँ तक मेरा इल्म है शायरी के बारे में, तो मैं ये कहने में मुझे कोई झिझक नहीं होती है कि शाकिर साहब ने वहशत की शायरी का बहुत ज़्यादा असर कबूल किया और उनकी शायरी में, उनके रंग की शायरी में वो भी शायरी का रंग शायरी में वो भी शायरी करने लगे। ये तो अलग बात हो गई है। वहशत का तखल्लुस शाकिर कलकत्वी उनका कलमी नाम और शाकिर तखल्लुस, तो तखल्लुस से उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया और तखल्लुस से फ़ायदा उठाने वाले वही शाकिर ही नहीं बल्कि अक्सर वो बेशतर शायर जो है तखल्लुस से फ़ायदा उठाते थे या उठाने वाले होते हैं या उठाया करते हैं। लेकिन शाकिर साहब के चंद शेर जिसमें उनके मकसद भी शामिल है वो फिर पेश कर रहा हूँ। कहते हैं अपनी गज़ल के 3 शेर है। हुए जो तजर्बे हमको सफ़र में, हुए जो तजर्बे हमको सफ़र में, मयस्सर वो कहाँ होते हैं घर में। हुए जो तजर्बे हमको सफ़र में, मयस्सर वो कहाँ होते हैं घर में। और है कि शेर है कि खुदा जाने कहाँ से आ गया है, खुदा जाने कहाँ से आ गया है, तेरी जुल्फ़ों का सौदा मेरे सर में। और मकता है कि चला हूँ मंजिले जाना को शाकिर, चला हूँ मंजिले जाना को शाकिर, दिल अपना मस्त है ज़ौक़े सफ़र में। नाज़रीन कराम, अब आप अंजुम अज़ीमाबादी को इजाज़त दें। अगले एपिसोड में
آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ، ایک نئے فنکار کے ساتھ۔